नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, एक बार फिर आप सबके विश्वास ने और प्यार ने हमारी खबर पर सच्चाई की मोहर लगाई है। कुछ दिन पहले याद है आपको, ये वीडियो हमने बनाया था जब मैंने कहा था कि ये जो छात्रों का आंदोलन है बहुत से लोगों की नौकरियां खाएगा। इसमें से दो लोग निपट चुके हैं। एक तो अपने एंकर साहब थे किसी चैनल के, नाम क्या लेना उनका, फोटो सर्कल की हुई है। और दूसरी आज सबसे बड़ी विकेट गिरी जब बीजेपी ने अमित मालवीय को आईटी सेल के मुखिया पद से हटा दिया और उनकी जगह अब नए मुखिया बनाए गए हैं दीपक महस के, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। अमित मालवीय, ये नाम भारतीय राजनीति में और भारत के सोशल मीडिया सर्कल पर एक कोई ऐसा दिन नहीं है या कोई सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है जो न्यूज़ को लेकर या राजनीति को लेकर या करंट अफेयर्स को लेकर एक्टिव हो और उसे अमित मालवीय नाम ना पता हो। अमित मालवीय द मोदी बनने की शुरुआती सफ़र से लेकर अब तक थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात ऐसे बदले कि इनकी कुर्सी चली गई। और इनकी कुर्सी जाने का सबसे बड़ा कारण बताऊं कौन है? सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी के ये दो शेर। यूं तो पूरी कांग्रेस की पूरी सोशल मीडिया टीम ने पछाड़ रखा है बीजेपी को। हाल फिलहाल में किसी भी प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का जो आईटी सेल है नज़दीक तक नहीं फटक रहा। लेकिन इन दो की बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ कि ये दो अगवा हैं, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत। जो राहुल गांधी ने कहा ना, डरो मत, बब्बर शेर, ये दोनों उस बात को बखूबी आत्मसात किए हुए हैं और उसको दिखाते हैं। कभी आपने पवन खेड़ा को किसी बात पर डरते हुए या बेझिझक बयान ना देते हुए सुना? या सुप्रिया श्रीनेत को कभी आपने किसी टीवी डिबेट में बीजेपी के किसी प्रवक्ता या किसी भी नेता से कम होते हुए देखा या उस पर उनसे दबते हुए देखा? हमेशा भारी पड़ी हैं हर जगह। चैनल वाले तो बताते हैं, क्योंकि हमने चैनलों में काम किया, अभी भी पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत को अवॉइड करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। कहते हैं अगर किसी में सुप्रिया श्रीनेत है तो अवॉइड करते हैं, कहते हैं यार किसी और को बुला लो या फिर हमारे यहाँ से किसी और को बुला लो, मुझे आज रहने दो। सुप्रिया श्रीनेत का ये डर बैठ गया है बीजेपी के अंदर। तो इन दो शेरों की कमी है और हमारी खबर पर मोहर लगी है जब अमीश देवगन एंकर एक निकल गए हैं और अमित मालवीय सबसे बड़ी जो बीजेपी की जो चेहरा था आईटी सेल में, जिसको झूठ की फैक्ट्री कहते हैं और इस फैक्ट्री को इतने सालों से जो लगातार खूब प्रोडक्शन जिस पे कर रहा था, चला रहा था, आज उसकी छुट्टी हो गई मात्र 2 महीने के परफॉर्मेंस में। और 2 महीने में जो पिटी है बीजेपी की आईटी सेल, जो पिटी है, उसका नतीजा ये है। अब देखिए, पिछले 2 दिनों में 15 अगस्त को लेकर 15 और 16 अगस्त को आप मान लीजिए, आज तीसरा मान लीजिए, चलिए 17 अगस्त, पिछले 3 दिन में बीजेपी के 3 ऐसे फैसले मैं आपको बताऊंगा जिसने ये साफ कर दिया कि बीजेपी को समझ में आ रहा है और बीजेपी ये जान गई है कि उसके हाथ से रेत फिसल रहा है, बीजेपी की मुट्ठी से रेत फिसल रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही कि उस रेत को पकड़ा जाए, लेकिन रेत नहीं रुकेगा, ये भी तय है। पहला, जब कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर, जो वंदे मातरम को लेकर एक कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ी की कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को पूरा नहीं चलने दिया, इंटरप्ट किया। मैं आपको पूरा वंदे मातरम दिखा सकता हूं जो वहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में गाया गया, चलाया गया, लेकिन क्योंकि वो लंबा है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, जाके सोशल मीडिया पे सर्च कीजिएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। बल्कि आप हैरान होंगे कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 बुजुर्ग, दोनों गा रहे थे। सोनिया गांधी को वंदे मातरम आता है, काफ़ी जो पुराने 2 स्टैंजा है वो तो क्लियरली उन्होंने गाए। जो नए स्टैंजा जोड़े गए, 6 स्टैंजा अब होते हैं, वो वहाँ चुप हुई हैं, वो पहले 2 स्टैंजा उन्होंने गाए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि जो सोनिया गांधी बीच में इशारे कर रही है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाने की बात कर रहे थे कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े खड़े थक जाएंगे, बुजुर्ग नेता है। लेकिन बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा एक पब्लिक मीटिंग में इसे मुद्दा बनाया और कहा सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये पहला बड़ा संकेत है जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि ये मैसेज क्लियर कर दिया कि अगर आपको 12 साल बाद भी 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद अपनी पब्लिक रैली में इस मुद्दे पर भाषण देना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप मानते हैं कि 12 साल में सिवाय नाकामी के आपके हाथ कुछ नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिस पर आप लोगों की पब्लिक को जो है वो एड्रेस कर पाएँ। इसलिए आपको आज भी ये मुद्दे लगते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान हो गया, राष्ट्रगीत का अपमान हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी बात, अभी आपने संसद में कानून पास करा, उसके हिसाब से अगर वंदे मातरम को गाते वक्त कोई जानबूझ के डिस्टर्ब करे या उसे बंद कराने की कोशिश करे तो वो कानूनन अपराध है, उस पर FIR दर्ज होती है। तो सोनिया गांधी पर, आप गृह मंत्री है, आप पब्लिक रैली में इसका जिक्र कर रहे हैं, तो आपने अभी तक सोनिया गांधी पर FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? FIR होनी चाहिए थी, बल्कि सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आप भाषण में तो जिक्र कर रहे हैं, उसको कैश ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि फिर लॉ में जो है, कोर्ट में, अदालत में प्रूव करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। पहला डेस्परेट कदम, पहला इशारा कि रेत छूट रहा है हाथ से। दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा दिमागी नक्सल अपने 15 अगस्त के संबोधन में, दिमागी नक्सल। उसके बाद सब ने उसकी अपनी अपनी परिभाषा निकाली। सब समझते हैं इस देश में जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो कोई गंवार नहीं है, अंधभक्त हो वो छोड़ दीजिए, जो अंधभक्त नहीं है वो सब समझते हैं कि वो दिमागी नक्सल किसके बारे में कहा गया था। कांग्रेस के नेता P चिदम्बरम ने लिखा ट्विटर पे कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। फिर कुछ और ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा, सबने कहा। तुरंत किरण रिजिजू को सफाई देने आना पड़ा कि दरअसल प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल किसको कहा। किरण रिजिजू ने P चिदम्बरम का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल उनको कहा जो मायोसिस्ट और को सपोर्ट करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अलगाववादियों के साथ खड़े रहते हैं और आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें दिमागी नक्सल कहा जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट में चिकन नेक है, जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है भारत के दूसरे हिस्से के साथ, उसको अलग करने की साजिश करते हैं। इतनी एक्सप्लेनेशन देने की किरण रिजिजू को क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों किरण रिजिजू को ये 3 पॉइंट लाने पड़े? और कहाँ चिकन नेक की बात करें, चिकन नेक, और कौन आज की डेट में आर्टिकल 370 का जिक्र भी कर रहा है? ये इसलिए किरण रिजिजू को करना पड़ा कि समझ में आ गया सरकार को कि मोदी जी ने ब्लंडर कर दिया। प्रधानमंत्री ने ऐसा शब्द दे दिया कि जो शायद कॉकरोच से भी भारी पड़ जाएगा। कॉकरोच शब्द एक CJI की तरफ से आया तो उसने मजबूर किया आपको कि देश, पहली बार आपके किसी मंत्री से आपको इस्तीफा लेना पड़ा पब्लिक गुस्से के वजह से। अब आपने एक दूसरा शब्द दे दिया, दिमागी नक्सल। पहले आपने अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और लुटियन गैंग्स, खान मार्केट गैंग, ये सब तो कहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग। अर्बन नक्सल शब्द समझ में आ गया था सरकार को कि बहुत भारी पड़ने वाला है। और अगर देश का पूर्व गृह मंत्री कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ टू बी अ दिमागी नक्सल, तो आप समझ सकते हैं कि देश को क्या समझ में आ रहा था, सबको क्या समझ में आ रहा था कि दिमागी नक्सल किसे कहा जा रहा है। आनंद फानंद में दिमागी नक्सल का एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है जो बिल्कुल गले नहीं उतर रहा। यहाँ भी आप समझिए कि जब सरकार तुरंत प्रधानमंत्री के बयानों को एक्सप्लेन करने लग जाए, प्रधानमंत्री के शब्दों को एक्सप्लेनेशन देने लग जाए, तो समझ जाइए कि रेत मुट्ठी से
फिसल रहा है। और तीसरा मैं आपको बताऊं, तीसरा अपने आप को 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पे भारी कहने वाले 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है मोदी जी सुनते हैं, बोलते हैं दुनिया सुनती है, दुनिया आए दिन सर्वेज में दुनिया का मोस्ट पॉपुलर नेता कहा जाता है, वो नेता पिछड़ जाने के डर से, किससे पिछड़ जाने के डर से? राहुल गांधी से। वो राहुल गांधी जिस पे हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पप्पू बनाया गया, जिन्हें आप कहते थे कौन राहुल गांधी, आज उसी कौन राहुल गांधी से पिछड़ जाने के डर से नकल करने लगे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार पिछले कुछ दिनों से। हर चीज़ में आप देखिए, चाहे वो जेनजी से संवाद करने की कोशिश हो, चाहे रील बनाने की हो, कुछ भी। अब लेटेस्ट ताज़ा, आपको याद है कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की थी कि बच्चे सवाल पूछेंगे, वो उनका जवाब देंगे। उस पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था अपनी पेट, जो पालतू कुत्ता है, नूरी कुत्ती है शायद, वो नूरी के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाया था, याद है? उस वीडियो को अलग अलग लोगों ने शेयर किया, तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिलियंस व्यूज़ मिले, लाखों करोड़ों में लोगों ने उन्हें देखा है, पसंद किया उस चीज़ को। और पेट प्रेम जो है, पालतू जानवरों से जो राहुल गांधी का प्यार है, उसकी सराहना की है। क्योंकि राहुल गांधी अक्सर दिखते हैं कि कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, कभी सड़क पर भी उनको कोई मिल जाता है कुत्ता वाला कुत्ता तो उसको प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पर लगा कि भाई अब जेनजी ये सब चीज़ें पसंद करता है। अब मोदी जी सवालों का जवाब तो दे नहीं सकते राहुल गांधी की तरह, और राहुल गांधी की तरह फिजिकल फिटनेस भी नहीं है कि स्पोर्ट्स में इसमें वो दिखा दे, कुछ कर दे, या छात्रों की गूंज जैसा कोई कार्यक्रम कर दे। क्योंकि मोदी जी तो माफ़ी देने वालों में ना, माफ़ी मांगने वालों में तो नहीं। जेनजी तो कह रहे पहले माफ़ी मांगिए। तो उस जो नूरी कुत्ते के साथ जो वीडियो बनाया था राहुल गांधी ने, उसी तरह का संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। अपने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री निवास पर उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उनके साथ एक रील बनाकर। अब इस रील को ध्यान से देखिए, फिल्मी स्टाइल में, स्लो मोशन में, बाकायदा स्लो मोशन में। आप समझ सकते हैं ये रैंडम नहीं है, ये अचानक शूट नहीं है, पूरी वेल प्लान शूट है कि प्रधानमंत्री एक हीरो की तरह एंट्री कर रहे हैं और उसको स्लो मोशन में दिखाया जाएगा। स्लो मोशन में पूरा 15 अगस्त के लिए तैयार आउटफिट, कंप्लीट आउटफिट में, और आएंगे और फिर गाय के बछड़े वहाँ दिखेंगे, मोरों को दाना खिलाएंगे। ये कंपीट करने की कोशिश है उस नूरी के साथ वाले वीडियो के साथ। ये आदमी तब करता है जब अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ने का डर सताता है, जब उसे लगता है कि यार ये तो आगे ले गया, ये तो नंबर मार गया, ये तो लोगों के बीच अपनी वो बना गया, पहचान बना गया, मैं पीछे कैसे रह गया। तो जब कोई नया आइडिया नहीं आता तो आदमी कहता है कि अच्छा उसने ये बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। मेरे पड़ोसी ने, जैसे पड़ोसी में जलन नहीं होती कि अगर मेरे पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है तो मैं भी लूँगा, अगर उसने 3 मंजिला मकान बनाया तो मैं 4 मंजिला बनाऊंगा, अगर राहुल गांधी ने एक कुत्ते के साथ वीडियो बनाया है तो मैं मोर और गाय के बछड़ों के साथ वीडियो बनाऊंगा, अगर राहुल गांधी ने सीधा यूं कैमरा रख के वीडियो बनाया तो मैं पूरा फिल्मी स्टाइल में शूट करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सलाहकार और प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जिनके लिए आपने ये वीडियो बनाया, वो तो आप, जिनको ये पसंद आ रहा है, वो तो अंधभक्त पहले ही है। उनके लिए तो आप स्लो मोशन नहीं भी करते, सीधा सीधा मैसेज भी डालते, तो भी उन्होंने आपको भगवान ही कहना था। लेकिन जिन लोगों को आप अप्रोच करने की कोशिश करें ऐसे वीडियोस के ज़रिए, वो लोग इन चीज़ों में आपकी टीम से कहीं ज़्यादा आगे हैं। वो एक सिंपल मोबाइल से अपने हाथ से ऐसे ऐसे स्टाइल में शॉट लेते हैं और ऐसे ऐसे स्टाइल में रील शूट करते हैं कि देखने वाला हैरान हो जाता है। उन्हें ये गिमिक पसंद नहीं आते, उन्हें तो अपने सवालों के जवाब चाहिए। आज भी वो बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई जब हमने माफ़ी ही नहीं मांगी तो देश के प्रधानमंत्री ने हमें माफ़ किस बात के लिए किया। हम तो कह रहे थे कि माफ़ी मांगिए, उल्टा हमें कह रहे कि चलो तुमको माफ़ किया। वहाँ पर ये गिमिक नहीं चलेंगे। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का वीडियो पसंद किया जा रहा है, पिछड़ने का डर है, लग रहा है कि मैं पीछे रह रहा हूँ, तो उस फोमो जिसको कहते हैं जेनजी वर्ड में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसका नतीजा है कि मोदी जी आजकल
ये राहुल गांधी की इस तरह से नकल करने लगे हैं। लेकिन नकल करने के लिए जो टीम है ना, उसकी अकल कमज़ोर पड़ गई है, और जो उधर टीम है वो नए नए आइडियाज़ रोज़ लाती है। ये जो नकल करने के चक्कर में टीम कमज़ोर पड़ी है, उसी का नतीजा है कि अमित मालवीय, जो इतना खासम खास था, जिसने अब तक झूठ की फैक्ट्री इतनी ज़बरदस्त तरीके से चलाए रखी थी, आज उसकी छुट्टी हो गई है। ये 3 कदम मैंने आपको बताया, ये 3 कदम हाल ही में, वैसे तो बहुत सारे, 3 दिन में ये 3 चीज़ों को अगर आप एनालाइज करें तो ये इशारा ये नहीं करते कि भाई कोई ज़बरदस्त, जो बीजेपी जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी कि कोई ऐसा काम कर दिया हो बीजेपी ने कि भाई नैरेटिव ही बदल गया हो। ये तीनों चीज़ें सांप जाने के बाद लकीर पीटने वाली बात है। और जब ऐसा होता है तो क्लियर होता है कि आपको समझ में आ गया है कि आपकी ज़मीन खिसक गई है, आप अब कभी भी डूब सकते हैं। आपने मुट्ठी में रेत पकड़ रखी थी, वो रेत धीरे धीरे निकल चुकी है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ रेत बची रह जाए, वो नहीं बच पा रही। और उसी का एक झलक आज आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो अपनी नई टीम बनाई है उसमें भी दिख रही है कि जब आप 12 या 16 महिलाओं को उसमें आपने जगह दी है, अच्छी बात है, चलो महिलाओं को जगह दी है, अच्छी बात है, बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन दी। लेकिन डेस्परेशन देखिए कि आपको कुछ पुराने चेहरों की ज़रूरत पड़ गई है। आपने पूरी टीम में मजबूरी दिख रही है, मुझे मजबूरी दिख रही है कि कुछ ऐसे चाहिए जो भाई पुराने लोग चाहिए जो संभाल सके चीज़ों को। इसलिए आपने वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल और जो 1-2 और लोग हैं उन्हें, राम माधव, उन्हें आपने वापस टीम में लिया है। दूसरा, कुछ जो चेहरे हैं बीजेपी के ओवर एक्सपोज हो गए, लोग उनसे जो है वो अब एक तरह से दुखी हो चुके हैं, तो आपने बदलने की कोशिश की और टीम में ऐसे चेहरे लाने की कोशिश की है जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ नहीं है, जो कोई बहुत बड़े वो नहीं हो गए हैं, जिन्हें ज़्यादा लोग पहचानते नहीं हैं। और तीसरा मजबूरी है कि संघ का जो दबाव है या संघ की जो पकड़ है वो इस टीम में क्लियरली दिख रही है, वरना राम माधव की वापसी नहीं होती। तो संघ ने भी अब गुत्ती पूरी तरह से पकड़ ली है, संघ भी अब अपने हिसाब से ट्विस्ट कर रहा है। ये तीनों चीज़ें इसमें साफ दिखे। लेकिन मैंने बात की अमित मालवीय की, अमीश देवगन की बात की, आज की जो नितिन नवीन की टीम है, इसमें एक और बुरी खबर एक और के लिए है, वो है हमारी कंगना रनौत जी। कंगना रनौत ने बहुत कोशिश की, पिछले दिनों में आपने देख रहे हो कि जब से सांसद बनी है तब से लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बीजेपी का सबसे प्रमुख प्रखर महिला चेहरा बन सके, लोग पहचान सके कि बीजेपी में ये महिला नेत्री सबसे दबंग, सबसे खतरनाक है। वो अपने आप को सुषमा स्वराज वाली कैटेगरी में खड़ी करने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम रही है। फिर भी उन्हें उम्मीद थी, कंगना रनौत को उम्मीद है कि शायद एक दिन मोदी जी की उन पर नज़र पड़ जाएगी, मेहरबानी होगी। लेकिन उनके लिए बुरी खबर कि जिस स्मृति ईरानी की जगह वो लेने की कोशिश कर रही थी, वो स्मृति ईरानी वापस आ गई। उस स्मृति ईरानी को बीजेपी वापस ले आई है नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना के। अब आप देखिएगा स्मृति ईरानी, जाहिर सी बात है, अब फिर आपको दिखेंगी, मीडिया में दिखेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखेंगी, सब दिखेंगी। जब ये बात हम भी मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है, सब मानते हैं कि स्मृति ईरानी की पॉलिटिकल समझ और स्मृति ईरानी के राजनीतिक बयान, स्मृति ईरानी के राजनीतिक कद, ये सब मिला लो तो कंगना रनौत उनके सामने कहीं नहीं टिकती है। विद इन पार्टी तो कम से कम कहीं नहीं टिकती है। भले ही स्मृति ईरानी से बड़ी अदाकारा रही हों कंगना रनौत, लेकिन राजनीतिक कद स्मृति ईरानी के सामने उनका कुछ नहीं है। तो जब स्मृति ईरानी अब फ्रंट सीट पे आ गई हैं, तो कंगना जी को फिर बेचारियों को मायूसी, फिर पिछले सीट पे आना पड़ेगा। उम्मीद थी कि उन्हें नई कैबिनेट रीशफल में शायद उन्हें लगता था जगह मिल जाए, या मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत हिमाचल का सीएम चेहरा बनने का सपना देख रही हैं। दो ही चीज़ें हो सकती है। अब वो हिमाचल सीएम चेहरा तो वो नहीं बन सकती, कभी बीजेपी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी।
जो राष्ट्रीय राजनीति में एक कद बढ़ाने की कोशिश करी थी, एक महिला चेहरे की जो जगह खाली थी उसको भरने की कोशिश करी थी, उस पर भी पानी फिर गया। सुषमा स्वराज थी पहले बीजेपी पर, सुषमा स्वराज जब नहीं रही तो फिर उसको स्मृति ईरानी ने उस जगह को भरा। स्मृति ईरानी राजनीतिक पटल से कहीं गायब हो गई थी तो वो खाली जगह में घुसने की कोशिश कर रही थी कंगना जी। आज स्मृति ईरानी को वहाँ खड़ा करके वो रास्ता बंद कर दिया गया। तो स्मृति ईरानी जी के लिए भी एक तरह से कह सकते हो कि आप अपॉर्चुनिटीज बंद। कैबिनेट रिशफल में इफेक्ट देखिए, नई टीम जो बनी है, नितिन नवीन की कैबिनेट रिशफल नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो बीजेपी की नई टीम बनी है उसमें राहुल इफेक्ट क्लियर दिख रहा है, उसमें जेनजी इफेक्ट क्लियर दिख रहा है। कोई ऐसा चेहरा उसमें नहीं रखा गया, कोई ऐसा चेहरा नहीं है मोस्टली जिसको लेकर कांग्रेस घेरे या युवा में जिसको लेकर कोई रोष हो, बल्कि युवाओं की उम्मीद छोड़ चुके हैं। मैंने उस दिन परसों की वीडियो में कहा दिया कि जिस तरह से दिमागी नक्सल टाइप के शब्द इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने कर दिए, तो एक तरह से युवा वोट वो मान चुके हैं कि ये हमारे साथ नहीं है। मुस्लिम मैंने पहले ही कहा कि वो तो वैसे ही नहीं है। तो अब एक जो कोर ग्रुप है वो महिला है। प्रधानमंत्री को लगता है कि ये एक ऐसा वोट है मेरे पास जो पिछले 3 चुनाव से मेरे साथ खड़ा है, इसीलिए बहुत सारी जो स्कीम है कैश वाली वो महिलाओं के लिए बीजेपी ऐलान करती है, उसके भी खिसकने का डर है। ये इस टीम की झलक में दिखा कि उसको भी राहुल गांधी अपनी तरफ खिसका सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अब महिलाओं को लेकर, खास करके छात्रों में जो अगला प्रोग्राम रखा 22 तारीख को पुणे में, वहाँ सिर्फ लड़कियाँ छात्राएं सिर्फ उसमें आ सकती हैं, छात्राओं को संबोधित करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, छात्रा मतलब ना सिर्फ वो बच्ची, ना सिर्फ वो स्टूडेंट, ना सिर्फ वो लड़की, उसकी माँ, उसके माँ बाप खास करके माँ खास करके बच्चों से इन्फ्लुएंस होती है ज़्यादा। तो उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए महिलाओं को ज़्यादा डाला गया है इस टीम में, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि नहीं, हम यानी बीजेपी यानी प्रधानमंत्री महिलाओं के सबसे बड़े क्या कहते हैं उसको हितैषी हैं। वो कोशिश की गई, लेकिन अगर आप ओवरऑल इन सब को देखें तो सब में आपको एक ही चीज़ दिखेगी, पिछड़ने का डर, पिछड़ती हुई पार्टी, पिछड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, पिछड़ते हुए सबसे बड़े नेता, लोकप्रियता में पिछड़ते हुए, मुद्दों पर पिछड़ते हुए, सड़कों पर पिछड़ते हुए, लोगों के बीच जो अपनी एक पकड़ बना रखी थी उसमें पीछे छूटते हुए, इन सब पिछड़ने का डर, इन सब चीज़ों में आज आपको दिखाई दिया, जो मैंने 3-4 चीज़ें आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर एग्री करते हो तो, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ें इसमें अलग है, या आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। कुछ चाहे एडिशन हो, चाहे आपको कोई बात मेरी ठीक ना लगी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं। हमें बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आपको लगा कि मैंने कुछ ढंग की बात कही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपने चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वैसे तो मैं हैरान हूँ कि अगर आप वीडियो मेरा देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अब तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और पसंद आया है, तो इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।